ये लोग सदस्य थे और हमारे वाई के लाल साहब पीडब्ल्यूडी के उसमें मुख्य अभियंता के रूप में सदस्य थे। उन लोगों ने नियम बनाया था कि डिग्री भर से डिप्लोमा के मामले को खत्म किया जाए। डिप्लोमा वालों को एक रास्ता दिया गया था कि वो लोग एएमआई करके हमारे क्लास 1 सेवा में प्रोन्नति पाएंगे और उन योग्यता उनकी हो जाएगी। लेकिन हमने महसूस किया है कि इसमें अवर अभियंत्रण सेवा संघ का दबाव सरकार पर सब दिन लगता है ज्यादा पड़ा है और हमारा बिहार अभियंत्रण सेवा संघ सरकार को बाध्य करने में उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सका। 1900 टीपी सिंह के रिकमेंडेशन के बाद उस विशेषज्ञ समिति के रिकमेंडेशन पर वो डिग्री और डिप्लोमा वर्ड जो हम लोग के बहाली के टेक्निकल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है क्लास 1 वाले रूल में, बिहार इंजीनियरिंग सर्विसेज क्लास 1 रूल्स में, उसको उन लोगों ने ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग शब्द से रिप्लेस किया था। समस्या खत्म हो गई। लेकिन 2 साल के अंदर ही सरकार ने फैसला किया कि नहीं, डिप्लोमा होल्डर्स को कम से कम कार्यपालक अभियंताओं तक तो बना ही दिया जाना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट में लाया गया, उनको सारे रास्ते खोलने की बात हो रही थी। पथ निर्माण विभाग या किसी विभाग ने उन लोगों का सपोर्ट किया था या मुख्यमंत्री जी ने उनका सपोर्ट किया था और चाहते थे कि डिप्लोमा होल्डर्स को सारी प्रोन्नतियों का दरवाजा खुल जाए। लेकिन उसका जल संसाधन उस विभाग, पीएचईडी विभाग और दामोदर या नदी घाटी परियोजना करके उस समय जो विभाग था उसके जो मिनिस्टर हुआ करते थे बुद्धदेव सिंह यादव, इन लोगों ने कैबिनेट में विरोध किया था और उन लोगों ने कहा था कि जब वो लोग डिजाइन पढ़ते ही नहीं तो अधीक्षण अभियंता कैसे बन सकते। अधीक्षण अभियंता डिजाइन अप्रूव करता है। तो साथियों, उस समय हुआ कि चलिए कार्यपालक अभियंता तो डिजाइन अप्रूव नहीं करते हैं, उनको कार्यपालक अभियंता तक बना दिया जाए। तो रूल 8 जो हम लोगों का था टेक्निकल क्वालिफिकेशन का, उसमें 8A और 8B हो गया। एक में कार्यपालक अभियंता तक अलाउ किया गया उन लोगों को और दूसरे में रेस्ट्रिक्ट किया गया कि नहीं, अधीक्षण अभियंता इसमें डिप्लोमा होल्डर। दोनों हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ और सरकार ने जो नियम बनाया वो उसको हाई कोर्ट के डबल बेंच ने भी उस समय स्वीकार कर लिया। पुनः उतने से लेकिन काम नहीं चला उन लोगों का। तो बाद में 1986 में उन लोगों ने सारे दरवाजे खोल दिए। वो अभियंता प्रमुख भी बन सकते हैं, डिप्लोमा होल्डर। उनको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। 1986 में बिहार के कैबिनेट ने उन लोगों के लिए सारे दरवाजे खोले। लेकिन फिर 1987 में 1939 का ही नियम चला आया, डिग्री और डिप्लोमा हूबहू नियम वही लागू हो गया टेक्निकल क्वालिफिकेशन का। इसके आधार पर हमारे पूर्व महासचिव, हम लोग का सौभाग्य है कि अभी राजेश्वर मिश्रा साहब इस सभागार में उपस्थित हैं, उन लोगों ने चैलेंज किया उस समय 2006 में जब उनको प्रोन्नति दी गई कार्यपालक अभियंता के पद पर। तो हमारे 4 सदस्यों ने, जगत बिहारी बाबू और भी जो गोड्डा के थे कार्यपालक अभियंता, हमारे भागलपुर में रहते थे, हमारे अच्छे परिचित थे। जब देवघर में मैं परिचित था तो जगत बिहारी सर से मैं बड़ा प्रभावित रहता था। राजेश्वर मिश्रा सर ने जो केस किया 2012 दिसंबर में फैसला आया और फैसला हम लोग के पक्ष में आया और अभियंता संघ डबल बेंच में गया। जो एग्रीड पर्सन थे, डिप्लोमा होल्डर्स जिनकी प्रोन्नति हुई थी, वो लोग भी गए। लेकिन मामला हमारे पक्ष में, डबल बेंच ने भी हमारे पक्ष में डिसीजन दिया और उस समय से उन लोगों का 2012 के बाद ही क्लास 1 में प्रोन्नति का रास्ता डिप्लोमा वालों का बंद हो गया था। पिछले लगभग 9 सालों से क्लास 1 में डिप्लोमा होल्डर के प्रोन्नति बंद हो जाने से हमारे अभियंताओं, हमारे बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के सदस्यों को काफी लाभ पहुंचा है। जो हम लोग 1997 में जॉब ज्वाइन किए थे और 2016 में मेरी प्रोन्नति हुई,
अभी तो मैंने देखा है भवन निर्माण विभाग में प्रभारी के रूप में, पीएचईडी में, इन विभागों में तो 2014 बैच के सहायक अभियंता भी प्रोन्नति पाकर कार्यपालक अभियंता के रूप में कार्यरत हैं। तो देखते हैं हमारे बहुत सारे साथियों का रहता है कि संघ कुछ नहीं करता है, लेकिन ये संघ ही था। हमारे राजेश्वर मिश्रा साहब ने चैलेंज किया था महासचिव के रूप में उन लोगों के प्रोन्नति को, और हम लोगों ने जीता इसको। तो हमारे समझ से तो जो भी लोग कहते हैं इन बातों को, मैं कभी उनके विचार से इत्तेफाक नहीं रखता, और मेरा यह मजबूत मानना है कि बिहार अभियंत्रण सेवा संघ को हर एक सदस्य को अपनी गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए। अगर किसी भी सदस्य को कोई लाभ होगा तो इस मंच से ही हो सकता है, क्योंकि कोई अकेले कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं होगा। अब वर्तमान में ही सरकार ने अभी मनमाने ढंग से नियम में, अभी हम जिस संदर्भ में चर्चा कर रहे थे इन सारी बातों का, कि विशेषज्ञ कमेटी बनी थी, विभिन्न विभागों से राय विचार किया गया था नियमावली बनाने के लिए। अभी सरकार ने किसी भी विभाग से कोई राय विचार नहीं किया, और नियमावली में सहायक अभियंताओं का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें बदलाव कर दिया, और संविदा को प्रायोरिटी देने की बात कही गई है। लेकिन हम समझते हैं कि वो प्रायोरिटी नहीं, बल्कि एक संविदा वालों को सियोरिटी देने की बात कही गई है। संघ का मानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं महासचिव के रूप में संबोधित कर रहा हूं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि यह जो भी निर्णय है मानवता के नाते सही हो सकता है, लेकिन यह राज्य हित में नहीं हो सकता। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले बियाडा में था, आइडा में नौकरी मेरी 1 साल के लिए गई थी। मेरे एक अपर मुख्य सचिव हमसे कुछ नाराज हो गए थे, कुछ कराना चाहते थे, मैंने किया नहीं था, इसलिए वो हमसे नाराज होकर हमको विदेश विभाग में भेज दिए, उद्योग विभाग में। वहां हमने देखा कि हमारे सारे इंजीनियरिंग संवर्ग, वहां भी था आइडा पूरा इंजीनियरिंग संवर्ग ही है, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार है, लेकिन मैंने वहां व्यवहारिक तौर पे देखा कि जितने सारा संविदा कर्मी है वहां, इवन कार्यपालक अभियंता भी वहां संविदा पर है, और हमने देखा कि वो कार्यपालक अभियंता कैसे है भाई, तो जो मंत्री जी हैं उनके आदमी थे, बहाली निकाला उन लोगों ने, कार्यपालक अभियंता बना दिया। जो सहायक अभियंता होने के योग्य नहीं थे, जो सहायक अभियंता के परीक्षा में बैठे, हमारे 2022 बैच वालों के साथ सफल नहीं हुए, बट ही इज वर्किंग एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देयर। तो हमने देखा कि जो इन संस्थाओं में जो बहालियों का तरीका है संविदा पर खास करके, वो बहुत ही संतुलित नहीं है। हमने देखा जिस समय आइडा बना था वहां पर लोग कहानियां सुनाते थे कि ये फलाने फलाने लोग तो फलाने बाबू के आदमी हैं। जो लोग भी वहां ऑफिसर, टॉप ऑफिसर थे, जो मंत्री थे, उनके आदमी बहाल हो जाते हैं संविदा में। उन सारे जगहों पे जो मैं देखता हूँ, पथ निर्माण विभाग में ठीक है, संविदा पर गेट के स्कोर पर इन लोगों ने संविदा पर बहाली कर ली थी। हम कहते हैं संविदा पर बहाली की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है? संविदा पर बहाली की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत नहीं है। यह सरकार नियम तो बना देती है। 1939 में बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग 2 भर्ती नियमावली बनी, उसमें प्रावधान हमने देखा है कि प्रतिवर्ष रिक्तियों की गणना की जाएगी और उसको रिक्तियों को भरा जाएगा। उस समय हमारे चीफ इंजीनियर ही इम्पावर्ड थे उन लोगों के बहाली कर देने के लिए। तो प्रतिवर्ष रिक्तियों की गणना करके बहाली करने का नियम 1939 में अंग्रेजों ने बनाया। आज तक मैं देखता हूं कि क्या भाई, तो 1900 कर्पूरी ठाकुर बहाली करेंगे, कर दिए एक बार 1000, जितना हो 500, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं जानता। उसके बाद एक ही बार 87 में बहाली हुई, फिर 89 में बहाली हुई। जब लालू जी आए तो कुछ रिजर्व कैटेगरी का बहाली की है। तो जब मैं कॉलेज से पास किया तो हम लोग को बड़ी निराशा होती थी कि भाई हम लोग की तो बहाली निकल ही नहीं रही है, अब क्या होगा? हमने इंजीनियरिंग पढ़ा है, मेरा क्या होगा फ्यूचर?
हमने अपने NEH संयोग से न्यू इंजीनियर्स हॉस्टल है हमारे बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, अब तो NIT पटना कहलाता है। हमने एक मीटिंग बुलाई थी और लोगों ने, हमारे सीनियर लोगों ने हमको बेरोजगार अभियंता संघ का अध्यक्ष बना दिया था। और इस बात का जब मैंने परिचय दिया था अपने ओल्ड बॉयज मीट BCE के प्रांगण में, तो बड़ी मैंने बहुत एक हंसी का माहौल बना था। तो हमको यही लगता है कि हमने अपना परिचय देते हुए उस समय कहा था कि मैं बेरोजगार अभियंता संघ का अध्यक्ष हूँ और अभी नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रहा हूँ सड़कों पर। लोग बड़े हंसे थे। तो खास करके इस सभा में उपस्थित सभी लोगों का समय बहुत बहुमूल्य है। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता इन सारे बीती हुई बातों पर, लेकिन मैं इस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि पहले जो भी बहालियां होती थी, प्रतिवर्ष नहीं बहाली होने के कारण 1987 में बहाली हुई, फिर उसके बाद रेगुलर जो हर सामान्य वर्ग की बहाली 97 में मेरे बैच में हुई, उसके बाद 2004 में एक ही बार बहाली हुई, फिर 2004 के बाद मैं देखता हूं कि 2008 बैच आया, 2014 बैच आया और उसके बाद 2022 में एक नया। और मेरे समझ से हमको बहुत आशा है, खास करके बिहार अभियंत्रण सेवा संघ को, इस बैच से 1987 बैच जब आया तो उसने हमारे बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के संघर्ष को बहुत बढ़ाया। हमको लगता है हमारे SNP सर वगैरह, जो भी कर्पूरी ठाकुर का जो बैच रहा होगा, उस समय जो अच्छी खासी संख्या में बहाली हुई, तो उन लोगों ने बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के विरासत को बहुत मजबूत किया, बहुत आगे बढ़ाया। उसके बाद 87 बैच ने बढ़ाया है और उसके बाद जो भी छोटे छोटे बैच आए हैं, उसके बाद सबसे बड़ा बैच 2022 में 1241 सहायक अभियंताओं की बहाली हुई है। और हमें लगता है कि यह बैच अगर मेरा मजबूत हो जाए तो हमारे सारे सीनियर लोग भी जरूर प्रभावित होंगे और पेशा को एक मजबूत संरक्षण देने का कार्य करेंगे। तो हम अपने नव नियुक्त सहायक अभियंताओं से काफी आशान्वित हैं 2022 बैच से। मैं कहना ये चाहता था कि अब जो बहालियां हुई है, जो मूल समस्या है बहाली के स्तर पर, वो है कि 2012 में सभी संवर्गों का बंटवारा हो गया। भवन निर्माण विभाग पथ निर्माण विभाग से अलग हो गया, ग्रामीण कार्य विभाग पथ निर्माण विभाग से अलग हो गया, लघु जल संसाधन विभाग अपना इंडिपेंडेंट विभाग बन गया जल संसाधन विभाग से, उस माने इंजीनियरिंग संवर्ग बन गया उसका। अब नगर विकास भी अपना बना रहा है, अब पंचायती राज विभाग भी अपना बना रहा है, और इन सारे विभागों में अपना अलग नियुक्ति के लिए BPSC को रिकमेंडेशन भेज रहा है। उसके नमूने के तौर पे मैंने अभियंता दिवस के अवसर पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष कुछ एग्जाम्पल रखा था कि 1/19 विज्ञापन संख्या बिहार अभियंत्रण सेवा संघ का 1/19 में 31 पद भवन निर्माण विभाग का और 214 पद जल संसाधन विभाग का निकला। कुछ दिन के बाद हमारे समझ से उस समय 3/20 1/19 के बाद 3/20 है सर। हाँ 3/19 है कि 7/19 है? 7/20 नहीं, 3/19 में MWRD ने विज्ञापन संख्या 3/19 में MWRD ने 18 पदों का विज्ञापन निकाला। BPSC ने निकाला MWRD के माइनर लघु जल संसाधन विभाग के लिए, और उसके लिए अलग एग्जाम लिया। क्या इस BPSC के पास इतना क्षमता है कि एक ही साल में ये हमारे 7-8 जो कार्य विभाग हैं, ये सारे विभाग अलग अलग रिक्ति भेजें और वही एप्लीकेंट्स हो और उन्हीं लोगों के एप्लीकेशन का जांच करें? इतने मैं समझता हूं कि हमारे BPSC जब एक साथ ज्वाइंट जब सबका वैकेंसी निकलता था, तब तो इतना समय 4 साल 5 साल वैकेंसी में लगाती थी। जो अभी 2022 बैच वाले ज्वाइन किए हैं उनके बहाली 2000 विज्ञापन 2017 में निकला था। तो 5-5 साल तक जब प्रक्रिया में एक वैकेंसी में लगाते हैं, तो अगर एक ही साल में 8 वैकेंसी निकले 8 विभागों के लिए, तब BPSC का क्या हाल होगा? हमें लगता है कि सरकार में इन बातों पर गौर करने के लिए अफसरशाहों के पास कोई फुर्सत नहीं है।
हम लोगों ने सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव बी राजेंद्र साहब से जब संघ की वार्ता हुई, उन्होंने पत्र लिखकर संघ को वार्ता के लिए इनवाइट किया था और हम लोग ने वार्ता में विस्तार पूर्वक इन समस्याओं को रखा। लेकिन अभी तक इस संबंध में मैं समझता हूं कि अगर ज्वाइंट इधर कुछ बहाली की सुबुगाहटें विभाग में मिल रही हैं कि रिक्तियों की गणना कैसे हो, हम लोगों ने भी सुझाव दिया है कि भाई जो कार्यपालक अभियंता को आप दोनों पद पर रखे हुए हैं, सहायक अभियंता को सहायक अभियंता रहते हुए कार्यपालक अभियंता बनाए हुए हैं, तो उससे सहायक अभियंता की रिक्ति दिखलाई नहीं पड़ रही है। आप काम कार्यपालक अभियंता का करा रहे हैं। ये पथ निर्माण विभाग में अभी भी हो रहा है। कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट एसी के रूप में दे दिया और कुछ लोगों को हमारे अभी हम देख रहे थे कि पिछले 7 तारीख इसी महीने में 7 तारीख को एक नोटिफिकेशन निकला पथ निर्माण विभाग से, तो उसमें कुछ अभियंताओं को वो कार्यपालक अभियंता के रूप में है, अभी प्रोन्नति नहीं हुआ है, तो प्रभारी अधीक्षण अभियंता बने थे जून में। उन लोगों को का जो पदस्थापन हुआ है इंडिपेंडेंट अधीक्षण अभियंता के रूप में हुआ, एक आध दो ऐसे, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर 2 पद होल्ड किए हुए हैं। हमारे चीफ इंजीनियर थे एमडी संजय कुमार सिंह सर पुल निर्माण निगम के, उनको अधीक्षण अभियंता के रूप में, उनसे एक वरीयता क्रमांक में नीचे है समीम अहमद साहब, उनके अंदर में उनके तकनीकी सलाहकार के रूप में पोस्टिंग करते हुए और उनको मुख्य अभियंता मॉनिटरिंग बना दिया गया। तो मैं देख रहा हूं कि साहब हमको लगता है कि इन सारी बातों को गौर करने के लिए विभाग के पास फुर्सत नहीं है, इवन वरीयता क्रम का भी ध्यान रखने का। संजय कुमार सिंह साहब को उनसे वरीयता क्रम में नीचे समीम साहब के अंडर में रख दिया गया, जबकि उनका